हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। सोनोमीटर क्या चीज़ है, किस तरह से होता है, इसका क्या यूज है लेबोरेटरी में, ये एक किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम लोगों ने स्ट्रिंग के बारे में क्या क्या सीखा है कि अगर दोनों एंड अगर किसी भी स्ट्रिंग का फिक्स हो, मतलब मेटलिक वायर हो, उसे स्ट्रिंग कहते हैं, उसका अगर दोनों एंड फिक्स है तो उसमें किस तरह से वाइब्रेशन जब होता है तो क्या वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन जो है वो फंडामेंटल टोन्स के बारे में देखें, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी क्या है कि लॉ ऑफ जो लॉ ऑफ स्ट्रेचड स्ट्रिंग के वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो था उसमें हम लोगों ने देखा था। तो वो उसमें देखा था लॉ ऑफ लेंथ होता है, लॉ ऑफ टेंशन होता है, लॉ ऑफ मास होता है। ठीक है, उसी लॉ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए सोनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो सोनोमीटर क्या है? सोनोमीटर क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई क्या क्या वेरीफाई करता है? लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ मास। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। क्लियर है? तो सोनोमीटर जो है ये क्या था? ये लॉ ऑफ लेंथ था कि जो फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। दूसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ टेंशन, फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन होता है, जिसको F से दिखाए हुए हैं। और तीसरा है कि वो स्क्वायर रूट ऑफ मास डेंसिटी होता है, म्यू। यही तीनों लॉ है। ठीक है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉ, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग लॉ है। क्लियर है? अच्छा, सोनोमीटर में क्या क्या चीज़ होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्या क्या चीज़ चाहिए होता है वो देखिए। सोनोमीटर कंसिस्ट ऑफ, एक होता है उसमें साउंड बॉक्स, अभी दिखाएंगे, ये करने के बाद फिर से चेक करेंगे जब दिखाएंगे तब। एक होता है एक्सपेरिमेंटल वायर, मेटालिक वायर होता है। ठीक है, फिर होता है ऑक्सिलरी वायर, फिर इसमें यूज होता है आपका मूवेबल ब्रिजेज C1, C2, D1, D2। अभी कहिएगा ये क्या लिख रहे हैं हम, C1, C2, D1, D2, तो मैंने पहले नहीं दिखाया है, पहले लिख लेते हैं फिर अभी दिखाते हैं। फिर होता है वेरिएबल वेट हैंगर, और इसमें फिर हो सकता है मीटर स्केल जो कि साउंड बॉक्स में फिक्स्ड होता है। वुडन बॉक्स होता है साउंड का, समझे? वुडन बॉक्स होता है। और उसके बाद भी और चीज़ें ज़रूरत होती है, उसमें इंपॉर्टेंट आ गया आपका ट्यूनिंग फॉर्क। अब है कि ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या, किस चिड़िया का नाम है वो भी देखेंगे अभी। और क्या ज़रूरत पड़ेगी? रबर पैड, रबर पैड। ठीक है, तो ये 8 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है आपका 9th नंबर, पेपर राइडर। इसका क्या यूज है? पेपर राइडर। ये सारा एक्सपेरिमेंट जब हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किसका कहाँ पर क्या यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है। अब ये सॉरी ये सोनोमीटर है। अब क्या है कि इतना सारा चीज़ देखने के बाद, ये सारा चीज़ हम लोग देखें अभी कि एक सोनोमीटर में क्या क्या चीज़ होगा, किस तरह से ये सब चीज़ें वो यहाँ पर मैच कराते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ये। एक नंबर ये आपका क्या है? साउंड बॉक्स, इसी को बोले हैं, ये लकड़ी का बना हुआ है, ये साउंड बॉक्स है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या बोले कि स्ट्रिंग होगा, इसे कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल वायर, जिसके ऊपर में वेरिएबल वेट रखा जा सके। ये क्या है आपका? दो फिक्स्ड ब्रिजेज हैं, फिक्स्ड हैं, इसके ऊपर में ये दो वायर है। एक को कहा जाता है ऑक्सिलरी वायर ये, और जिसके ऊपर में वेट लदा हुआ है इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल। क्लियर है? D1 और D2 जो है ये वेरिएबल वायर है। वेरिएबल मतलब कि ब्रिजेज हैं जिनको आगे पीछे किया जा सकता है, जिससे कि लेंथ जो है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है। अच्छा, C1 एंड C2 क्या है? वो भी वेरिएबल ब्रिजेज है जो कि ऑक्सिलरी वायर के ऊपर। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, ये समझ में आ गया, ये क्या क्या चीज़ें हैं समझ में आ गया, वायर दोनों समझ में आ गया, वुडन बॉक्स ये समझ में आ गया, वेरिएबल वेट है ये क्लियर हो गया। तो इसमें एक चीज़ अभी तक नहीं दिखाया गया है, और वो है स्केल। यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा होता है, जिससे कि आप पता कर सकें कि ये जो है जो वेरी किए हैं डिस्टेंस वो कितना, तो यहाँ पर एक मीटर स्केल होना चाहिए। ठीक है, ये वो मिसिंग है, तो मीटर स्केल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें रहेगी, और इससे आप देख लीजिए कि सब चीज़ आपको मिल रहा है कि नहीं। साउंड बॉक्स, एक्सपेरिमेंटल वायर, ऑक्सिलरी वायर, मूवेबल ब्रिजेज, वेरिएबल वेट हैंगर,
मीटर स्केल, हाँ रबर पैड और ट्यूनिंग फॉर्क और पेपर राइडर, ये तीनों यहाँ नहीं दिखाया गया है। तो पेपर राइडर का क्या काम है, मान लीजिए पेपर राइडर जो होता है वो आपको ये छोटा सा पेपर का टुकड़ा है जो कि वायर के ऊपर में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है स्ट्रिंग के ऊपर में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है रखा हुआ है, वो इसलिए रखा जाता है कि जब जब वायर जो होगा किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होगा, रेजोनेंस में होगा, तो क्या होगा कि उसका एम्पलीट्यूड जहाँ पेपर रखा हुआ है सबसे ज़्यादा होगा और वो क्या होगा उछलकर नीचे गिर जाएगा। तो हमें समझ में आएगा कि वो रेजोनेंस हो रहा है उसी समय। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या इस सोनोमीटर में है, सोनोमीटर में क्या क्या है, आपका मेटल वायर है, रिवाइज कर लेते हैं, मेटल वायर है, दोनों है ऑक्सिलरी और मेटल वायर में एक्सपेरिमेंटल वायर और ऑक्सिलरी वायर है। ठीक है, और डी दूसरा वायर है, इसको एक्सपेरिमेंटल वायर बोलिए। और क्या है इसमें, और आप ध्यान से देखिए C1 C2 D1 D2 क्या है, एडजस्टेबल ब्रिजेज हैं, ये एडजस्टेबल ब्रिज है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है एडजस्ट किया जा सकता है। और ए बी क्या है, फिक्स्ड ब्रिज है, एच वेरिएबल वेट बोल सकते हैं। बस इतना है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब इसी को एक फोटो देखते हैं, ये इस टाइप का है। ठीक है, पिक्चर लिया गया है, कहीं का पिक्चर है, तो इसमें देख लीजिएगा स्केल लगा हुआ है, ये दो ब्रिजेस दिखाया गया है एक्सपेरिमेंटल वायर के, इसमें ऑक्सिलरी वायर नहीं दिखाया गया है। ठीक है, बिना ऑक्सिलरी वायर के भी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, इसलिए इसमें नहीं दिखाया गया है। देखेंगे कि ऑक्सिलरी वायर का क्या सिग्निफिकेंस है। और ये दो ब्रिजेज हैं जिनको हाथ से क्या इसको स्लाइड किया जा सकता है दोनों मीटर स्केल के बीच में, और ये मीटर स्केल से इसके बीच का गैप का रीडिंग लिया जा सकता है। वुडन बॉक्स है, मेटल है, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई गई है, यहाँ पर वेट हैंग कर रहा होगा, यहाँ पर हैंग किया हुआ होगा, वगैरह वगैरह। क्लियर है, तो ये सोनोमीटर वायर हो गया। उसके बाद ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क को देखिए क्या है, ट्यूनिंग फॉर्क का खूबी क्या है कि ये सोर्स ऑफ वाइब्रेशन है, सोर्स फॉर जनरेटिंग वाइब्रेशन ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, सोर्स फॉर जनरेटिंग वाइब्रेशन ऑफ ए फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सोनोमीटर है, तीन टाइप का दिखाया गया है ट्यूनिंग फॉर्क, सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क है, तीन टाइप का ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया गया। एक का फ्रीक्वेंसी 512 है, दूसरे का 256 है, तीसरे का 128 है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है अलग अलग। तो जो सोनोमीटर जब बन के आता है तो वो ऑलरेडी वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का बन के आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वन बाय वन जो हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव का जो लॉज ऑफ वाइब्रेशन पढ़े थे उसको एक्सपेरिमेंट सोनोमीटर से एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉ ऑफ लेंथ को वेरीफाई करेंगे, लॉ ऑफ लेंथ, इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो लॉ ऑफ लेंथ है क्या, वो था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/L के प्रोपोर्शनल होता है। ये कब है सिचुएशन, जब दोनों एंड फिक्स है स्ट्रिंग का। ठीक है, चीज़ों को ऐसे समझिए, दोनों एंड फिक्स है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला है, n/12 n है ना, वाइब्रेशन का मोड है, फंडामेंटल मोड में है कि फर्स्ट ओवरटोन में है कि सेकेंड थर्ड हार्मोनिक में है, क्या है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब यहाँ पर केवल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो 1/L को वेरीफाई करना है, तो क्या किया जाए इसमें कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें लेंथ को फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कि ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए, तीन या चार ट्यूनिंग फॉर्क इसमें ले लीजिए। आपको ट्यूनिंग फॉर्क का सेट है आपके बॉक्स में मिलेगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क है सर। ठीक है, सो लेट यू हैव 4 ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज nu1 nu2 nu3 एंड nu4। ठीक है, ये 4 ट्यूनिंग फॉर्क हो गया। एक्सपेरिमेंटली क्या करना है, हमें रेजोनेटिंग लेंथ निकालना है। क्या एक्सपेरिमेंटली पता करना है कि न्यू इंटू एल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो करना क्या है, आपको एक कोई भी ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, मान लीजिए nu1 उसका वाइब्रेशन है, और उसको रबर पैड से हीट करके ट्यूनिंग फॉर्क को इस बॉक्स के ऊपर में रखें या कहीं भी यहाँ पे रखें, यहाँ पे। ठीक है, ये जो ब्रिज है D1 D2 उसमें किसी एक पर रखें। कुछ वेट ऑलरेडी मान लीजिए 1 kg 2 kg यही कुछ वेट होता है, वेट लटका दिए, और ये एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए स्टील का वायर है, कॉपर स्टील कुछ भी हो सकता है, और इस पर एक वेट डाल दिए और ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज का ले लिए, और लेने के बाद ट्यूनिंग फॉर्क को इससे टच कराते हैं।
ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क का जो जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क है तो ये वाला जो पोर्शन है इससे इसको टच करा दे, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को क्या करेंगे उठा करके यहाँ पर रख देंगे इस ब्रिज पे, या बॉक्स पर भी रख सकते हैं। तो क्या होता है कि ट्यूनिंग फॉर्क का जो वाइब्रेशन है वो बॉक्स के थ्रू इस स्ट्रिंग को मिल जाता है। अब क्या है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है और स्ट्रिंग भी वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन हमें पता है कि जब स्ट्रिंग का वाइब्रेशन जो होता है, जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है, वो प्रोपोर्शनल टू 1/L है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ले लेंगे और ये क्या करेंगे कि ये रेजोनेटिंग कंडीशन है, तो रेजोनेटिंग कंडीशन हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे कि ट्यूनिंग फॉर्क से लेकर के इसको वाइब्रेट करा दिए और उसके बाद इसके लेंथ को एडजस्ट करते हैं, तब तक ये लेंथ आगे पीछे करते रहते हैं। एक को छोड़ दिए फिक्स और दूसरा को मान लीजिए D1 फिक्स कर दिए, D2 को चुपचाप इधर से उधर कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या कि किस समय एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिस समय जो पेपर राइडर जो है उसको इसके ऊपर में रख दिया जाता है। एक ऐसा सिचुएशन आना चाहिए जिसमें पेपर राइडर उछल कर नीचे गिर जाएगा, और वो सिचुएशन होगा जिस समय इसका क्या होगा, फ्रिक्वेंसी जो होगा सबसे एम्पलीट्यूड जो होगा बीच का, मतलब इस टाइप का सिचुएशन फंडामेंटल मोड में क्या होगा, ये वायर जो है रेजोनेट कर रहा होगा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में रेजोनेट करेगा, ठीक है। तो वायर का फ्रिक्वेंसी मैंने लेंथ को वेरी करा करके ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी के बराबर ये स्ट्रिंग का फ्रिक्वेंसी जब होगा तब ये सिचुएशन आएगा, तब ये एम्पलीट्यूड इस एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, और इससे क्या होगा कि पेपर राइडर जो है इसके ऊपर में पेपर का जो टुकड़ा है वो छलांग लगाकर नीचे गिर जाएगा। तो वो जो लेंथ आएगा उस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है ट्यूनिंग फॉर्क का, और उस लेंथ को मेजर कर लिए तो हमें क्या पता चल गया, न्यू और एल पता चल गया। तो न्यू इंटू एल को कांस्टेंट दिखाना है, तो मान लीजिए एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। उस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू ले लेंगे, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, लेंथ मेजर करेंगे और न्यू इंटू एल को मान लीजिए न्यू 1 है, L1 आया, न्यू इंटू एल यहाँ पे कैलकुलेट किए कितना कुछ वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए x कोई वैल्यू आया। फिर इसी तरह से न्यू 2 ले लेंगे, उसका कोरस्पॉन्डिंग दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए और उसका कोरस्पॉन्डिंग न्यू एल लेंगे। फिर न्यू 3 ले लिए, उसका कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ले लिए, उसका कोरस्पॉन्डिंग न्यू एल ले लिए, न्यू 4 ले लिए, उसका दूसरा लेंथ ले लिए। फिर ये देखेंगे कि ये कांस्टेंट आएगा, सेम वैल्यू आ रहा है, x मतलब कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क, फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क, इस तरह से, ठीक है। फॉर्क 1 2, ठीक है, फॉर्क 3, फॉर्क 4, ठीक है। तो ये फॉर्क 1, फॉर्क 2, फॉर्क 3, फॉर्क 4, फॉर्क 1, फॉर्क 2, फॉर्क 3, फॉर्क 4 अलग अलग जो है ये आपको फॉर्क से अलग अलग, ट्यूनिंग फॉर्क से अलग अलग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए डिफरेंट लेंथ है, और फ्रिक्वेंसी और लेंथ का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है। तो इस तरह से लॉ ऑफ लेंथ जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ टेंशन जो है उसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाएगा। मान लीजिए लॉ ऑफ टेंशन को हमें सोनोमीटर वायर से वेरीफाई करना है। लॉ ऑफ टेंशन कहता है क्या कि फ्रीक्वेंसी जो होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब क्या है, इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंट टेंशन पे, मतलब टेंशन मतलब क्या, वेट, डिफरेंट वेट पर आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ एम्पलीट्यूड। अब क्या करिए, मान लीजिए कि एक कोई आप ले लिए एक कोई ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए, किसी 512 हर्ट्ज का मान लीजिए कोई एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिए, उसको आप वाइब्रेट करा दिए, तो उस एक्सपेरिमेंटल वायर को उसके ऊपर में रखते हैं इसके बगल में, तो जो 512 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है वो इसको चाहिए वायर को, तो उस समय रेजोनेंस होगा। तो 512 हर्ट्ज लाने के लिए यहाँ पर जो वेट है, ठीक है, लेंथ को तो वेरी करा नहीं सकते हैं, जैसा यहाँ पर बोला गया कि लेंथ को फिक्स रखना है। इसमें क्या है, इसका कंडीशन क्या है कि सेम लेंथ के लिए एल एंड म्यू आर फिक्स्ड, तो एल और म्यू आर फिक्स्ड कर दीजिएगा, तो आपको उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मान लीजिए कि 512 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी से आपने इसको ट्यूनिंग फॉर्क से इसको आपने वाइब्रेट कराया है वायर को, तो अब 512 हर्ट्ज लाने के लिए वेट को कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा, ये वेट को।
थोड़ा थोड़ा करके 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 50 ग्राम, क्योंकि आपको पता है नहीं कि ये कब आएगा ये फ्रीक्वेंसी, तो उतना सारा वेट अवेलेबल नहीं है, और या फिर उतना सारा आपका फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आप मान लीजिए कि वेट को वेरी करा रहे हैं या फ्रीक्वेंसी को भी वेरी कराना है यहाँ पे, तो वेट भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूसली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो गिना चुना आता है ट्यूनिंग फॉर्क में, 10 20 50 यही सब ना आ सकता है, बहुत सारा इसमें तो नहीं आ सकता है। तो आप क्या करिएगा यहाँ पे, तो यहीं पर जो है इस वायर का यूज है, क्या है, ऑक्सिलरी वायर का यूज आता है। ऑक्सिलरी वायर है, ये क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क का काम करता है यहाँ पे ऑक्सिलरी वायर, एक तरह से सपोज कीजिए कि ट्यूनिंग फॉर्क का काम करता है। ऑक्सिलरी वायर से क्या करता है ट्यूनिंग फॉर्क, तो इसमें लिखा जाए ऑक्सिलरी वायर का रीजन क्या है, रीजन है सिंस वी डोंट हैव ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसीज, क्यों, क्योंकि ओनली डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज आर अवेलेबल, और हम लोग क्या कर सकते हैं, मास को भी कंटिन्यूसली चेंज नहीं कर सकते हैं, एंड कैन नॉट, मास को भी नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड एन अल्टरनेट मेथड, जहाँ पर ऑक्सिलरी वायर मेथड आता है। ठीक है, ऑक्सिलरी मेथड क्या करना है ऑक्सिलरी वायर से, ठीक है, इसमें स्टेप समझते हैं। ऑक्सिलरी वायर का फंक्शन क्या है, क्या करता है ऑक्सिलरी वायर, तो ऑक्सिलरी वायर का यूज यहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप फंक्शन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला स्टेप होता है क्या, कि एक्सपेरिमेंटल वायर को क्या किया जाता है, इसको बीच में हिट किया जाता है, एकदम मिडिल में हिट करके, मतलब उसको प्लग किया जाता है, हिट करके छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये अपने फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट करता है, मतलब ये फ्रिक्वेंसी जनरेट कर दिया कुछ, और उस फ्रिक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट करने लगा। ठीक है, उस फ्रिक्वेंसी से ये भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन ये रेजोनेंस में नहीं है, तो इसको क्या करना होगा कि इसको फंडामेंटल मोड में रेजोनेंस में लाने के लिए C2 को एडजस्ट करना होगा। तो एक पर्टिकुलर लेंथ आएगा जब क्या होगा, इसी के फ्रिक्वेंसी से C1 C2 वाला वायर जो है ऑक्सिलरी वायर भी वाइब्रेट करने लगेगा। ध्यान से समझिए क्या हो रहा है कि मैंने इसमें वाइब्रेशन दिया, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या तरीका दिया, इसको प्लग कर दिया, बीच में पकड़ के छोड़ दिया, तो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगा। और सेम फ्रिक्वेंसी सोनोमीटर वायर के सोनोमीटर के थ्रू, मतलब इस बॉक्स के थ्रू, क्योंकि ये जब वाइब्रेट किया तो इसके साथ ये बॉक्स भी वाइब्रेट किया, और बॉक्स से एयर से होते हुए वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग में पहुंच गया, सारे मीडियम से होते हुए ऐसे होकर के। अब ये स्ट्रिंग भी उसी से वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें रेजोनेंस कब आएगा, जब इसका लेंथ जो हो जाएगा इसी वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तब जाकर के यहाँ पर रेजोनेंस आएगा। ठीक है, ये वाइब्रेशन के बराबर उसका लेंथ हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू दैट वाइब्रेशन, तब जाकर के होगा। तो क्या कर, स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वायर इज प्लग्ड एट द मिडिल टू जनरेट सम फ्रीक्वेंसी, लेट अस से न्यू, एंड which transmit to auxiliary wire due to sound box। ये रीजन हो गया, पहला स्टेप क्लियर हो गया आपको। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वायर को प्लग करते हैं, किससे, बीच में, किस हाथ से पकड़ के छोड़ दिए, तो इससे एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हुआ, वो फ्रिक्वेंसी सोनोमीटर मैंने साउंड बॉक्स के थ्रू ऑक्सिलरी वायर में चला गया। अब ऑक्सिलरी वायर के लेंथ को एडजस्ट किया जाएगा, रेजोनेंस कंडीशन लाया जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका, C1 एंड C2 आर एडजस्टेड टू गेट L व्हेन रेजोनेंस अकर्स। ठीक है, एक समय आएगा जब रेजोनेंस होगा, तो जब रेजोनेंस होगा तो उस समय क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि न्यू उसका फ्रीक्वेंसी है, तो ऑक्सिलरी वायर का टेंशन क्या है, फिक्स है, ऑक्सिलरी वायर में फिक्स टेंशन है। देखिए ऑक्सिलरी वायर में टेंशन क्या है, फिक्स्ड है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है, ऑक्सिलरी वायर का टेंशन फिक्स्ड है, तो टेंशन फिक्स्ड होगा तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, फिक्स टेंशन है, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/L। मान लीजिए L डैश बोलते हैं ऑक्सिलरी वायर के लिए, L डैश फॉर ऑक्सिलरी वायर स्ट्रिंग। ठीक है, ऑक्सिलरी स्ट्रिंग के लिए L डैश है। अब क्या है, तो इसका मतलब न्यू इंटू L डैश, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, लेट अस से K1 कांस्टेंट। ठीक है, जहाँ रेजोनेंस हो रहा है, और सेम फ्रीक्वेंसी क्या है, एक्सपेरिमेंटल वायर का भी है, और एक्सपेरिमेंटल वायर का जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सपेरिमेंटल वायर का लेंथ हम नहीं बदल रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर इज कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है।
और सेम वायर है, बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो पहला तो न्यू इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट एफ, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एफ वेरी करेंगे। ठीक है, मतलब कि लॉ ऑफ टेंशन निकाल लें, लॉ ऑफ टेंशन निकालने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं। तो हम इसमें प्रॉब्लम बताए थे क्या था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, न्यू ये हमें पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यू बाई रूट एफ जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू सम अदर कांस्टेंट K2। ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया। अब क्या है, इन दोनों को बराबर कर दीजिए। कौन सा, मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों से क्या मिल जा रहा है, ये एक हो जा रहा है आपका K1 बाई एल डैश इज इक्वल टू K2 रूट एफ। इसका मतलब हो गया कि एल डैश रूट एफ इज इक्वल टू K1 बाई K2 इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट K, ये भी तो कांस्टेंट ही हो गया। इसका मतलब कि लेंथ ऑफ ऑक्सिलरी वायर, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है देखिए, लेंथ ऑफ ऑक्सिलरी वायर ये, और ये क्या है, वेट ऑन द एक्सपेरिमेंटल वायर। दोनों अलग अलग चीज़ टेस्टिंग है, दोनों अलग अलग चीज़, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो थ्योरी से बताता है कि अगर हम कांस्टेंट प्रूव कर दिए तो हम ये साबित कर दे रहे हैं कि न्यू इज प्रोपोर्शनल टू रूट एफ, ये साबित हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग इसी तरह से करते हैं और रीज़न बता दिए कि क्यों इस तरह से करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर वाइब्रेशन, जिस वाइब्रेशन पे एक्सपेरिमेंटल वायर रेजोनेंस में होगा उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली क्या करना होगा, लेंथ को कांस्टेंट रख के मास को कंटिन्यूअसली चेंज करना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया कि क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको यही करते हैं, टेबल इस टाइप का बनाएंगे। कैसा टेबल बनाया जाए, ये देखिए, टेबल बना लिया जाएगा। ठीक है, एक टेबल कैसा बनेगा, टेबल बनेगा आपका इस टाइप का। मान लीजिए कि क्या करते हैं, इसमें ट्यूनिंग फॉर्क की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें करने के लिए एल डैश इंटू रूट एफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखाना है। तो डिफरेंट ऑक्सिलरी वायर का एल डैश निकालिए और फोर्स को वेरी करा दीजिए, टेंशन जो वेट है, और मान लीजिए L1 डैश एफ निकालिए, फिर रूट एफ निकालिए और फिर एल डैश इंटू रूट एफ निकालिए, और ये देखिए इसका वैल्यू सम कांस्टेंट आएगा। डिफरेंट वेट, मान लीजिए रूट F1 है, फिर बाद में वेट चेंज कर दिए एक्सपेरिमेंटल वायर का। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका बता रहे हैं। और ये F1 है, ये F2 है, F3 है, F4 है, ये L1 डैश, ये L2 डैश, L3 डैश, L4 डैश। लेकिन ये जब निकालिएगा L डैश इंटू एफ तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा, और इससे ये प्रूव हो जाएगा क्या कि लॉ ऑफ टेंशन है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका है लॉ ऑफ मास। ये क्या है, लॉ ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ मास ये क्या होता है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला है ये वाला n/2L अंडर रूट एफ बाई म्यू। अब लॉ ऑफ मास ये वाला लेकर के मास पर यूनिट लेंथ वाला, जब f और l कांस्टेंट हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास में भी आपको प्रॉब्लम होगा एक वही सेम प्रॉब्लम कि अगर आप ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के साथ इसको रेजोनेट कराइएगा, तो वही फ्रिक्वेंसी इसको लाने के लिए आपको कंटिन्यूअसली म्यू चेंज करना पड़ेगा। वो आप कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना, म्यू कंटिन्यूअसली कर नहीं सकते हैं। बालू तो है नहीं इसके ऊपर में, तो पर्टिकुलर वेट होता है 250 ग्राम, 200 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी का वेट होता है। और ये ट्यूनिंग फॉर्क तो उसमें भी ऑक्सिलरी वर्क का है, सेम टाइप से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें लॉ ऑफ मास मतलब कि न्यू जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1/रूट म्यू, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वायर के केस में मान लीजिए तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, पहले इसको बीच से प्लग कर देंगे, तो ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में वाइब्रेट होगा। ये वाइब्रेशन सोनोमीटर बॉक्स के थ्रू ऑक्सिलरी वायर को मिलेगा, और ऑक्सिलरी वायर में रेजोनेंस लाने के लिए C2 को एडजस्ट करेंगे
और जब रेजोनेंस होगा इसका मतलब कि सेम वाइब्रेशन सेम फ्रिक्वेंसी इसको भी मिल गया और वो फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगा तो उसका जो एल डैश है वो हम लोग नोट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से समझिए कि ऑक्सिलरी वायर में देखिए टेंशन वगैरह तो सब फिक्स है, तो ये मान लीजिए न्यू इक्वल टू हो जाएगा सम K1 बाय रूट म्यू, ठीक है, रूट म्यू कुछ होगा ऑक्सिलरी वायर के लिए भी, एक्सपेरिमेंटल वायर के लिए हमें करना है। तो एक सेकेंड इसको क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वायर के लिए ऑक्सिलरी वायर दोनों है इसमें, तो हमें ये प्रूव करना है लॉ ऑफ मास, जिसका मतलब है कि न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट म्यू, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या किया जाए इसमें, सबसे पहले वही चीज़ इसमें एक कोई भी एक वायर ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए वायर वन ऑफ कुछ कॉपर ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ डायामीटर होगा, मास पर यूनिट लेंथ इसका कुछ μ1 होगा, μ1 ले लिए और इसको प्लग कर दिए, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में आया और ऑक्सिलरी वायर का रेजोनेंस कंडीशन लेंथ निकालें एल डैश, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वायर के केस में क्या होगा, ऑक्सिलरी वायर के केस में टेंशन फिक्स है एफ एंड क्या म्यू आर फिक्स्ड, एफ एंड म्यू आर फिक्स्ड, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब न्यू इक्वल टू सम K1 बाय एल डैश, यही होगा जो पिछले बार किए थे, देखिए K1 बाई एल डैश ये हो गया, न्यू इक्वल टू K1 बाई एल डैश, ये वाला क्लियर है। तो यहाँ भी वही चीज़ हम लोग करेंगे न्यू, और यही फ्रिक्वेंसी जो है इस पर ये क्या हो रहा है कि इस लेंथ पता है, तो ये फ्रिक्वेंसी पर आपका वाइब्रेट हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग बताइए, न्यू इक्वल टू, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये रिलेशनशिप है, तो न्यू इक्वल टू सम K2 बाई रूट म्यू हो रहा है। अब इसका मतलब दोनों सेम हुआ, न्यू फ्रिक्वेंसी तो सेम है, रेजोनेंस हो रहा है, तो K1 बाई एल डैश इक्वल टू K2 बाई रूट म्यू। तो इसका मतलब कि एल क्या किया जाए, एल डैश बाई रूट म्यू इक्वल टू K1 बाई K2, सम कांस्टेंट K मान लेते हैं, ठीक है, या K डैश मान लेते हैं कांस्टेंट। अब क्या है, ये इससे भी प्रूव हो गया, इसमें क्या है कि हमने ये वेरिएबल वेट को नहीं चेंज किया, डिफरेंट वायर को चेंज कर रहे हैं बार बार, कभी कॉपर ले लिए डिफरेंट डायमीटर का, कभी एल्युमिनियम ले लिए, कभी स्टील ले लिए, कभी टिन ले लिए, डिफरेंट वायर के लिए, ठीक है, इसलिए μ1 μ2 μ3 ऐसे आएगा। तो अब टेबल बना लीजिए और टेबल में क्या क्या रहेगा, एल डैश रहेगा और म्यू रहेगा, और यहाँ पर एल डैश बाई म्यू का वैल्यू रहेगा। तो मान लीजिए एक वायर 1 के लिए आपने किया वायर 1, फिर वायर 2 के लिए क्या, फिर वायर 3 के लिए क्या, फिर वायर 4 के लिए क्या, अलग अलग। तो यहाँ L1 डैश, ये L2 डैश, L3 डैश, L4 डैश, ये आ गया μ1, ये μ2, ये μ3, ये μ4, और यहाँ L डैश बाय L1 डैश बाई μ1 इक्वल टू जो आएगा ये x, वही सबके लिए आएगा, L2 डैश बाई μ2 वो भी x आएगा, L3 डैश बाई μ3 वो भी x आएगा, L4 डैश बाई μ4 वो भी x आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा, तो एक्सपेरिमेंट से वेरीफाइड कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सिलरी वायर का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों यूज करते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी था। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ मास की ही अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई ट्यूनिंग फोर्स से इसको अगर हिट कराते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, वही फ्रिक्वेंसी से लेंथ को तो वेरी करा नहीं सकते हैं, तो वही फ्रिक्वेंसी लाने के लिए आपको कैसे करिएगा, मतलब कि एक वायर के बाद दूसरा वायर लाइएगा, तो वो कौन सा म्यू होगा जो सेम वायर का जो इस फ्रिक्वेंसी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से मैचिंग हो, दैट इज कम्प्लीटली मतलब कि लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, आपके पास तो 2-3 वायर होंगे, 4 वायर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए ऑक्सिलरी वायर के हेल्प से
इस चीज़ को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपका बचता है कुछ न्यूमेरिकल्स, इस पर कीजिए और जो जो एक्सरसाइजेज दिए गए हैं उसको कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।